नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की जो हमारी बायोलॉजी है उसका जो प्रथम चैप्टर है जिसका नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। तो दोस्तों जी, सबसे पहले हम पुष्प की अगर बात करते हैं तो जो पुष्प होता है वो पौधे का क्या होता है, जनन अंग होता है, जिसको हम फ्लोर भी इंग्लिश में बोलते हैं। और जो एक पुष्प होता है वो क्या होता है, एक रूपांतरित प्रो होता है। ये रहा अब आपके सामने एक पुष्प की संरचना। ठीक है, जो एक पुष्प होता है वो दो भाग से मिलकर बना होता है, एक नर होता है, एक मादा होता है द्विलिंगी पुष्प में। जैसे हम बात करते हैं तो जो पौधों में पुष्प होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। ठीक है, ऐसे पुष्प जिनमें मात्र एक लिंगी होता है उसे हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। उसमें या तो नर भाग होगा या फिर मादा भाग होगा। लेकिन बात करें हम द्विलिंगी पुष्पों की, तो द्विलिंगी पुष्प में दोनों भाग होते हैं, नर और मादा सॉरी। तो ऐसे पुष्प को हम क्या बोलते हैं, द्विलिंगी। तो आवृत बीजों के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं, आवृत बीजों या एंजियोस्पर्म के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं द्विलिंगी पुष्प। तो ये हमारे सामने एक द्विलिंगी पुष्प की संरचना है जिसमें नर और मादा दोनों भाग है। तो सबसे पहले इसकी हम नर भाग की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस पुष्प में एक तंतु आकार की जो संरचना आप देख पा रहे होंगे, जिसे हम बोलते हैं तंतु, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है फिलामेंट। इसका जो ऊपरी भाग है जो फूला हुआ हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको परागकोश बोलते हैं, जिसे हम एंथर भी कह सकते हैं। इन दोनों को अगर हम एक साथ मिलाकर बोलते हैं तो यह पुष्प का क्या होता है, नर भाग होता है, जिसको हम पुमंग या एंड्रोशियम कहते हैं। ठीक है, बात करें हम इसकी मादा भाग की, तो मादा भाग के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हमें एक संरचना दिखाई दे रही होगी इस पुष्प के बीच में, ही अंडाकार की संरचना है, जिसको दोस्तों हम बोलते हैं अंडाशय, या इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं ओवरी। इसके ऊपर जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये नली आकार का है, इसको हम बोलते हैं वर्तिका, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल्स। इसका जो सबसे शीर्ष भाग होता है, जो ऊपर ही ऊपर का जो भाग दिखाई रहा है शीर्ष आपको, इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र बोलते हैं, और जिसे इंग्लिश में स्टिग्मा कहा जाता है। ठीक है, तो यह पुष्प का कौन सा भाग होता है, मादा भाग होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्त्री केसर, क्या बोलते हैं इसको, हम स्त्री केसर बोलते हैं, और जिसे हम पिस्टल या कार्पल के नाम से भी जाया बोलते हैं। और इसे इसकी जो एक इकाई होती है उसको स्त्री केसर कहते हैं, और सारी इकाई को अगर हम एक साथ मिला देते हैं तो इसे हम जायांग या जिनोशियम के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा पुष्प के अन्य भाग भी होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये जो पंखड़ी आकार की जो संरचना है, एक मिनट, जैसे आप ये पंखड़ी आकार की जो संरचना देख रहे होंगे यह वाली, इसको बोला जाता है एक पंखड़ी को दल, और सारी पंखड़ियों को अगर हम एक साथ मिला लेते हैं पुष्प की तो इसको हम बोलते हैं दलपुंज। ठीक है, इसी के साथ साथ पुष्प में एक अंडाकार अंडाशय के नीचे हमें एक अंडाकार की संरचना दिखाई देती है, जिसे हम बोलते हैं पुष्पासन। जो पूरा पुष्प उसी के ऊपर क्या होता है, स्थापित होता है, और जिस तंतु से पुष्प पौधे के भाग से जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं पुष्प वृंत। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें इसमें एक भाग और भी दिखाई देता है, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे नीचे की तरफ कुछ पंखड़ियां हमें दिखाई देती है, जिसे हम बोलते हैं भाई दल, और सारी पंखड़ियों को अगर हम एक साथ बोल देते हैं तो उसको बोला जाता है दलपुंज। तो ये थी सामान्य पुष्प की संरचना। आगे हम देखते हैं, सबसे पहले लैंगिक संरचना। जैसे कोई भी पुष्प होता है उसमें नर भाग है और मादा। हम जैसे कि द्विलिंगी पुष्प को पढ़ रहे हैं, तो द्विलिंगी पुष्प के अंतर्गत मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई है अभी। जैसे कि इसका जो नर भाग होता है, जैसे पुष्प का नर भाग होता है हम उसको स्त्री केसर पुंग केसर के नाम से जानते हैं, और जो मादा भाग होता है उसको हम स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, पुष्प का नर भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पुंग केसर के नाम से जानते हैं, और पुंग केसर जो मिलकर बना होता है हमारा परागकोश और तंतु से मिलकर। सबसे पहले हम बात करते हैं परागकोश की। तो जो प्रत्येक परागकोश होता है या पुंग केसर होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है अपना परागकोश, और एक होता है हमारा तंतु। जैसे आप चित्र में देख पा रहे होंगे ये जो दिखाई दे रहा है पूरा भाग, इसको हम बोलते हैं परागकोश, और जिस डंडी या तंतु से वो जुड़ा होता है उसको हम तंतु बोलते हैं। अब बात करते हैं अपन परागकोश की। जो प्रत्येक परागकोश होता है वो कैसा होता है, द्विपालिक होता है और द्विकोष्ठी होता है। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप, इसमें एक पाली इधर है और एक पाली इधर है। प्रत्येक पाली कैसी है, द्विकोष्ठी है, मतलब वो दो भागों में बटी हुई है। ठीक है,
तो कुल मिला के जो ये पालियाँ हैं, अगर अपन एक पराग कोष को बीच में से काट देते हैं तो हमें कुछ ऐसी संरचना दिखाई देती है। अब यहाँ जो देख पा रहे होंगे, इसमें कुल 4 भाग हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इनको क्या बोला जाता है? लघु बीजाणुधानी। इसी के अंदर पराग कण का निर्माण होता है। अब बात करते हैं, अगर अपन एक लघु बीजाणुधानी को अगर निकाल के और उसके अंदर अपन देखते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। एक लघु बीजाणुधानी या परागकोश की भित्ति भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो यह जो होती है कैसी होती है? 4 परती होती है। इसके अंदर कुल मिला के 4 परत होती है। जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें 4 परत होती है। जो सबसे बाहरी परत होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मस या बाह्य परत। दूसरी जो परत होती है उसको बोलते हैं अपन एंडोथीसियम। और तीसरी जो परत होती है उसको अपन बोलते हैं मध्य परत। और आखिरी की जो परत होती है उसको बोला जाता है टेपिटम या आंतरिक परत। दोस्तों, जैसे इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो 4 परतें आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें जो आप देख रहे होंगे 4 परतें हैं और इनको चारों को मैंने नाम दिया। तो ये जो परतें होती है, एक तो सबसे पहले इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जो इसकी जो प्रथम 3 परतें हैं, जैसे ये जो वाली 3 परतें हैं ना, इसकी जैसे बाह्य परत, एंडोथीसियम और मध्य परत, इन तीनों परतों का काम होता है पराग कोश को क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना। और पराग कोश जब परिपक्व हो जाते हैं तो उसको बाहर निकालना या पराग कोश को फाड़ने या स्फुटन में सहायता करना। लेकिन इसकी जो सबसे आंतरिक परत होती है, जिसे हम बोलते हैं टेपिटम, इसका कार्य कुछ अलग होता है। ठीक है। और साथ ही साथ अपने को ये याद रखना है कि जो मैंने चारों परत आपको दिखाई है, ये चारों परत के बारे में मैंने आपको बताया। इन चारों परतों की जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है? ऐसी होती है, 2n होती है। कैसी होती है? 2n होती है, यानी कि इनके अंदर डबल गुणसूत्र होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं टेपिटम की, जो टेपिटम परत है उसके बारे में अगर हम थोड़ा और बात करें तो इसके जो मुख्य कार्य है वो क्या क्या होते हैं। जो टेपिटम का कार्य होता है, ये सबसे भीतरी परत होती है, ये तो आपको याद रखना है। इसके बाद में यह पोषण प्रदान करती है, पराग कोश को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। और इसी को यानी कि टेपिटम को ही क्या बोला जाता है? नर्स टिश्यू। क्या बोला जाता है? इसको नर्स टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। इस टेपिटम के अंदर क्या होता है? जीव द्रव की जो अधिकता है वो बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो टेपिटम जो परत होती है, इसकी जो प्रत्येक कोशिका है वो कैसी होती है? बहुकेंद्र की होती है। तो ये आपको इसके बारे में याद रखना है। अब बात करते हैं अपन लघु बीजाणु जनन। अभी अपन ने लघु बीजाणु धानी को पढ़ा है, तो इसको बोला जाता है लघु बीजाणु जनन को माइक्रोस्पोर जेनेसिस। ठीक है। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं तो प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के केंद्र में स्पोरी जीनस उत्तक होता है, जिसे लघु बीजाणु उत्तक के नाम से जाना जाता है या बीजाणु उत्तक के नाम से भी जाना जाता है। स्पोरोजीनस उत्तक 2n यानी कि द्विगुणित होता है। ये कैसा होता है? द्विगुणित होता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो पराग मात्र कोशिका किसे? जैसे पराग मात्र कोशिका, इसी को हम PMC भी बोल देते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है पोलन ग्रेन मदर सेल। ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो पराग मात्र कोशिका जो होती है, स्पोरोजीनस उत्तक की प्रत्येक कोशिका पराग मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है। स्पोरोजीनस उत्तक की जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है? पराग मात्र कोशिकाओं के रूप में कार्य करती है। और इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। लघु बीजाणुधानी जनन। ठीक है। लघु बीजाणु जनन यहाँ अपन पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? जो पराग मात्र कोशिका होती है वो विभाजन करती है। उसमें सबसे पहले क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। और 2 कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप हमें क्या दिखता है? 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं जो अपरिपक्व होते हैं। ऐसे पराग कण जो
अब परिपक्व होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, लघु बीजाणु। तो पराग मात्र कोशिकाओं से कितने लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, तो 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है, यह आपको याद रखना है। ये कैसे होते हैं, हैप्लोइड माइक्रोस्पोर होते हैं, यह चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करते हैं तो लघु बीजाणु चतुष्टक, मान लीजिए अभी चार लघु बीजाणु का निर्माण हो चुका है। तो ये जो चारों लघु बीजाणु होते हैं ये कैसे होते हैं, चारों लघु बीजाणु केलोस परत से जुड़े होते हैं, यानी कि इनका निर्माण हो जाने के बाद में ये एक दूसरे से केलोस नामक जो परत होती है उससे जुड़े होते हैं, अलग नहीं होते हैं। जैसे 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 परागकोश परिपक्व होता है, लघु बीजाणु का विलगन या पृथक्करण हो जाता है और परागकण बाहर निकल आते हैं। जैसे ये परिपक्व हो जाते हैं तो ये धीरे धीरे ये जो केलोस परत है वो हट जाती है और जो परागकण है वो लघु बीजाणुधानी से कहाँ निकल के आ जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और ये जो लघु बीजाणु चतुष्टक होता है इसको हम माइक्रोस्पोर ट्रेडा के नाम से भी जानते हैं, यह भी ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो परागकण के बारे में बात कर लेते हैं कि परागकण कैसा होता है, क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा अपन जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें परागकण तो परागकण को अपन बोलते हैं पोलन ग्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो साइज होती है दोस्तों वो कितनी होती है, इसमें लिखा है 20 से लेके 25 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो यह 20 से 25 नहीं होता है, सॉरी, यह 25 से 50 माइक्रोमीटर होती है इसकी जो साइज या बोले इसका आकार होता है। और ये जो परागकण होता है यह कैसा होता है, नर युग्मोद्भिद होता है, जिसे हम मेल गेमेटोफाइट के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम इसकी संरचना की बात करते हैं तो आपको दिखाई दे रही होगी इसकी संरचना। जैसे इसके बीच में एक परत है जिसको बोला जाता है अंतःचोल, और इसकी जो बाहरी चोल है उसको बोलते हैं हम बाह्य चोल या एक्साइन, और आंतरिक चोल को, इसकी जो आंतरिक चोल होती है उसको बोलते हैं इंटाइन। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो बाह्य चोल के बारे में हम सबसे पहले अगर बात करें तो यह बाह्य चोल जो होती है वो होती है जो बाह्य चोल होती है वो काय की बनी होती है, स्प्रोपोलेनिन की बनी होती है। ठीक है, और स्प्रोपोलेनिन की अगर हम बात करें तो यह पादपों में सबसे कठोर पदार्थ होता है। जैसे जंतुओं में अगर हम बात करें तो जो मनुष्य के दांत का जो बाहरी भाग होता है कठोर, जिसको हम एनामेल बोलते हैं, और यह जीवों में सबसे कठोर होता है। इसी प्रकार पादपों में जो स्प्रोपोलेनिन है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है। इसीलिए ये जो परागकण है इसका क्या है, हमें जीवाश्म मिलते हैं ऐसा बताया जाता है। दूसरी बात, यह जो कठोर होता है इस कारण से क्या है, यह जो परागकण है इसको जो अम्ल, क्षार, ताप, सारी चीज़ों से सुरक्षा मिलती है, यह भी चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ में अगर हम अंतःचोल की एक बात और इसके बारे में याद रखना आपने, जो इसकी बाह्य चोल या एक्साइन होती है यह परत कैसी होती है, असतत परत होती है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे बीच बीच में आपको एक छिद्र टाइप दिखाई दे रहे होंगे, इधर देखिए, ये देखिए, तो यह बीच बीच में इसमें क्या होता है, स्पेस होता है। ऐसे ऐसे कुछ कुछ भागों में यह परत नहीं पाई जाती है। ठीक है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, जनन छिद्र के नाम से जाना जाता है, इनको बोला जाता है जनन छिद्र। इन्हीं के द्वारा पराग नलिकाओं का निर्माण होता है। बात करें हम अंतःचोल की तो इसको हम इंटाइन के नाम से भी बोलते हैं, और यह जो परत होती है सतत परत होती है। कि ये कैसी होती है, इंटाइन जो परत होती है वो होती है सतत परत होती है, यानी कि पूरे भाग में पाई जाती है, बीच में इसमें कहीं भी आपको गैप दिखाई नहीं देता है। इसी के साथ साथ इसके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि यह जो परत होती है वो सेल्यूलोज और पेप्टाइन की बनी होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। परागकण का विकास। ठीक है, परागकण का विकास कैसे होता है इसके बारे में अगर हम बात करते हैं
तो परागकण के विकास में समसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है और यह जो विभाजन होता है असमान विभाजन होता है, असमान विभाजन होता है। समसूत्री जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, यह समसूत्री विभाजन है और एक कोशिका यानी कि एक कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप हमें यहाँ पर दो कोशिकाओं का निर्माण दिखाई दे रहा है। जो एक कोशिका है वो बड़े आकार की और एक कोशिका है वो छोटे आकार की। जो बड़े आकार की कोशिका है इसको बोला जाता है कायिक कोशिका। इसका जो आकार होता है बड़ा होता है, खाद्य भंडार अधिक होता है, यानी कि इसमें खाद्य पदार्थ की मात्रा है जो अधिक होती है और यह अनियमित आकृति की केंद्रक होता है। इसमें अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। बात करें दूसरी कोशिका की तो हम जो दूसरी कोशिका है वो कैसी होती है, छोटे आकार की होती है और इसको बोला जाता है जनन कोशिका। ठीक है, जनन कोशिका, इसका आकार होता है छोटा और ये छोटे आकार की होती है और इसकी जो शेप होती है, इसका जो आकार होता है वो तरको आकार का होता है, जिसको हम स्प्लिंडल शेप के नाम से भी जान सकते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ साथ आगे बढ़े हम। नोट अधिक 60% से अधिक आवृत बीजों में दो कोशिकीय अवस्था में परागण होता है। क्या समझ में आया इससे आपको? दोस्तों, जैसे कि कोई भी परागकण है उसमें सबसे पहले वो एक बार विभाजित होगा और एक बार विभाजित होने के बाद में उसमें दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। एक कोशिका बनने वाली है अपनी कायिक कोशिका और दूसरी होती है अपनी जनन कोशिका। कायिक कोशिका पोषण प्रदान करती है। ठीक है, कायिक कोशिका का काम होता है पोषण प्रदान करना और जनन कोशिका का काम है जनन करना। ठीक है, जो 60% से अधिक जो आवृत बीजीय होता है, जो आवृत बीजीय होते हैं उनमें जब दो कोशिकाओं का निर्माण होता है उसी समय वो क्या है, लघु बीजाणुधानी से बाहर निकल आते हैं और वर्तिकाग्र पर पहुंचकर पराग नलिका का निर्माण करके वो परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। लेकिन 40% से कम ऐसे आवृत बीजीय होते हैं जिनमें समसूत्री विभाजन के द्वारा दो नर युग्मक का निर्माण होता है परागण के लिए। और यह परागण कैसा रहता है, तीन कोशिकी अवस्था वाला होता है। जैसे कि 60% से जो अधिक होते हैं परागण 60% से अधिक जो आवृत बीजीय होते हैं उनमें दो कोशिकी अवस्था में ही परागण हो जाता है। लेकिन 40% से कम आवृत बीजों में ऐसा भी होता है कि उनमें उनकी जो जनन कोशिका है उसमें दो नर युग्मकों का निर्माण होता है और दो नर युग्मकों का निर्माण होने के कारण इस प्रकार के परागण को क्या बोला जाता है, तीन कोशिकीय अवस्था वाला परागकण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एक पराग मात्र कोशिका से एक परिपक्व परागकण बनाने के लिए एक अर्धसूत्री विभाजन और दो समसूत्री विभाजन चाहिए अतः कुल 3 विभाजन चाहिए। तो यह चीज़ भी आपको ध्यान रखना, अगर आपको पूछा जाता है कि परिपक्व परागकण बनाने के लिए कितने विभाजन होंगे तो आपको बताना है 3 विभाजन होंगे, जिसमें से एक अर्धसूत्री विभाजन और 2 समसूत्री विभाजन होंगे। कुल मिला के 3 विभाजन होंगे। अब बात करें हम परागकण के लक्षण। ठीक है, परागकण के लक्षण या यूज या इसके कार्य अगर अपन बताएं तो जो परागकण के जो लक्षण कार्य में अगर बात करें तो यह पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। परागकणों का क्या होता है, पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और धावक और घोड़े जो धावक होते हैं, दौड़ने वाले जो खिलाड़ी होते हैं उनको ये पोषण के रूप में दिए जाते हैं और घोड़ों को दिए जाते हैं। इनकी ये मार्केट में टेबलेट और सिरप के रूप में मिलते हैं। बात करें तो इससे क्या है, हमें परागकणों से एलर्जी भी होती है हमें, जैसे पार्थिनियो या बोले हम इसको कैरेट घास जो होती है यह हमारे अंदर क्या करती है, एलर्जी करती है और हमें श्वसन संबंधी रोग भी उत्पन्न करती है। बात करें हम परागकणों का जो संरक्षण है वो किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन के फॉर्म में 196 डिग्री सेल्सियस तापमान पे इसको हम लिक्विड फॉर्म में सुरक्षित रूप से रखते हैं। ठीक है, जीवन क्षमता, जैसे इसकी बात करें हम जीवन क्षमता, तो ये कब तक मतलब यह जीवित रह सकता है, तो
अनाज, यदि बात करें हम अनाज की, जैसे अनाज के अंदर गेहूँ, चावल, मक्का आदि में जो उनके परागकण होते हैं मात्र 30 मिनट तक ही उनका जीवन अवधि होती है, ये जीवन क्षमता होती है। 30 मिनट के बाद में वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम बात करें सेलेनेसी, रेजोनेसी और लेग्यूनेसी, इन कुलों में क्या होता है, इनके जो बीजों को है महीनों तक संरक्षित या सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है। बात करें हम मादा लैंगिक जनन संरचना की या मादा जनन अंग की, तो इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था आगे कि इसकी जो इसे हम जो मादा भाग होता है उसको जायंग बोला जाता है, और इसकी जो एक इकाई होती है उसको स्त्री केसर कहते हैं। और इसकी जो संरचना आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो सबसे ऊपरी भाग मैंने जैसे पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, वर्तिका कहते हैं, जिसे स्टिग्मा कहा जाता है। इसका जो निचला हुआ भाग होता है नली आकार का, जिसे वर्तिका या स्टाइल कहा जाता है। और इसका जो फूला हुआ जो आधारी भाग होता है उसको हम अंडाशय, ओवरी के नाम से बोला जाता है। और इसके अंदर जो होता है बीजांड होता है, जिसे हम ओव्यूल्स भी कहते हैं। और इसका जो निचला हुआ भाग होता है उसे पुष्पासन कहा जाता है। ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नोट आगे आपको क्या ध्यान रखना, बीजांड को गुरु बीजाणुधानी भी कहा जाता है, जैसे परागकोश को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगला जो पार्ट है, या अगले जो कुछ इस चैप्टर के जो और भी जो टॉपिक्स बचे हुए हम अगले पार्ट में लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।